इस समय आपका गद्य खंड चल रहा है। दूसरा पाठ ममता पढ़ाना है और जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त जीवन परिचय हम आपको लिखवा चुके हैं। तो ममता जो पाठ है उसके विषय में देख लीजिए। पहला पैराग्राफ डाल दिया है हमने। रोहतास दुर्ग से लेकर कहाँ अंत था। यानी रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता सोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही थी। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोड़ के समान उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए सुख के कंटक से में विकल थी। वह दुर्ग पति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुविधा थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी और हिंदू विधवा संसार में सबसे निराशा प्राणी है। तब उसकी विडंबना का अंत था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में एक कमरा अलग से होता है, उसको प्रकोष्ठ बोलते हैं। यदि किसी भवन में, किसी किले में कोई एक छोटा सा कमरा अगर अलग बना दिया जाए, उसमें कोई व्यक्ति रहता है तो उसको प्रकोष्ठ बोला जाता है। प्रवेश किया। सोड़ के प्रभाव में कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बहसुत थी। पिता का आना न जान सकी। यानी जो ममता थी वो रोहतास दुर्ग के दुर्गपति मंत्री चूड़ामणि की अकेली पुत्री थी। ये मान लीजिए वो विधवा हो गई थी। क्योंकि वो मंत्री थे उसके पिताजी, इसलिए उसके जीवन में किसी चीज़ का अभाव नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य था कि विधवा थी और हिंदू संसार में विधवा सबसे निराश प्राणी माना जाता है। वो बेसुध थी, पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि जो उसके पिताजी थे वो दुखी वो थे। उसने पाला था पुत्री के लिए क्या करें, यानी प्रेम से पाली गई अपनी पुत्री को क्या करें, ये स्थिर ना कर सकते थे। लौट कर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, पर आज किसी के मन में ये चिंता थी, पैर सीधे ना पड़ते थे। एक पैर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय के पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े बड़े थालों के लिए खड़े हुए थे। यानी वो अपनी पुत्री के लिए कुछ भेंट करना चाहते थे, सोने चांदी लेकर आए थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों के लिए रखने का संकेत दिया और जो सेवक थे वो सोने से भरे थालों को रखकर चले गए। ममता ने पूछा, ये क्या है पिताजी? पिताजी ने कहा, तेरे लिए भेंट है। चूड़ामणि ने उसका आवरण हटा दिया, यानी जो ढके हुए थे वो हटा दिया। स्वर्ण का पीलापन सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा, फैलने लगा। ममता चौंक गई। इतना सोना कहाँ से आया है? पिताजी ने कहा, चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मिले उत्कोच माने घूस, यानी उस जो आपका जो सेवक है उसकी स्वीकार कर लिया? पिताजी ये अनर्थ है। अर्थ नहीं, लौटा जी पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर हम क्या करेंगे? ब्राह्मण के लिए तो 2 मुट्ठी अनाज ही पर्याप्त हैं। इस पतनोन्मुखी प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। बेटी किसी भी दिन शेरसा इस किले पर अधिकार कर सकता है। उस दिन हम मंत्री नहीं रहेंगे, तब के लिए बेटी। हे भगवान, तब के लिए, विपत्ति के लिए, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस? पिताजी का भीख नहीं मिलेगी हमें? ममता ने कहा, यदि हम दूसरे के अधीन हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, तो क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू इस भूपृष्ठ पर नहीं बचा है जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठियाँ न दे सके? यह असंभव है। फिर दी मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है। यानी चूड़ामणि ने अपने पुत्र से कहा, तो मूर्ख है, चले जाते। दूसरे जब डोलियों का तांता भीतर आता, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। तो अपने को रोक ना सका। उसने जाकर रोता तो तोड़न पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, ये महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खिंच गई, ब्राह्मण भाई मारा गया। राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ में पड़ गया। ममता निकल गई। डोली में भरे पठान सैनिक दुर्गभर में फैल गए, पर ममता ना मिली। काशी के उत्तर में धर्म से बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। भग्नचूर्ण यानी टूटे हुए तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय
सिल्क की विभूति और ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्न अवशेष की मलिन छाया में एक झोंपड़ी में दीप आलोक यानी दीप चल रहा था, उसमें एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्य आश्चर्य तो ये माँ ये जना परिउपासते पाठ रुक गया। एक भीषण हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, 64 युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा करना चाहता हूँ। इस रात आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक ने कहा, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, घोड़ा गिर गया है, मैं इतना थक गया हूँ। कहते कहते व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। किसी ने सोचा ये विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। सोचने लगी कौन? ममता सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं होते। मेरे पिता का वध करने वाला आताताई। घृणा से उनका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं। फिर विचार कर रही थी, मैंने ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं होते, परंतु दया नहीं तो क्या, कर्तव्य करना है तब। मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। माता ने कहा, क्या आश्चर्य कि तुम भी छल कर रहे हो। छल नहीं तब नहीं, स्त्री जाता हूँ। तैमूर का बंदर स्त्री से छल करेगा। जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। जब बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो भी मैं क्यों छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में हेमा मंडित मुखमंडल देख उसके मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी दीवार में चली गई। थके पथिक ने झोंपड़ी में विश्राम किया। प्रभात काल में की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों घोड़े उस प्रांत में घूम रहे हैं। वे अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब झोंपड़ी से निकल उस पति ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से प्रांत गूंज उठा। ममता डर रही थी। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई। वह मृग दाग में चली गई। दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या जब लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पति घोड़े पर सवार होते कह रहा है, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ देर दे ना सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैं विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। वह स्थान भूलना मत। इसके बाद भी चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत देर बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गाँव की 2-3 स्त्रियाँ उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वे आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री सीपी से जल पिलाया। सहसा का स्वर्ग झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने चित्र बनवा कर दिया है, वह तो इसी जगह का होना चाहिए, पर वह बुढ़िया मर गई होगी। अब उसमें पूछूं, एक दिन शहंशाह हुमायूं के छप्पर के नीचे बैठे थे। ये घटना तो 47 वर्ष के ऊपर की हुई। ममता ने बिगल कान में सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। असर भी पास आया। ममता ने रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि शहंशाह था यह साधारण मुगल। एक दिन झोपड़ी के नीचे रहा। मैंने सुना था कि मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुलवाने के डर से भयभीत रही, और मैंने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल। मैं अपने चेहरे आश्रम में के गृह में जाती हूँ। वह सभी अभाग खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अंत में उड़ गए। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया। 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन वहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने इसकी स्मृति में गगनचुंबी मंदिर बनाया, पर उसमें ममता का कहीं भी नाम नहीं था। तो ममता कौन थी? रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी, जो विधवा थी। ऐसा इस पाठ में आपने पढ़ा।
तो ये जो संकेत लिखा है वो देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक है। गद्यांश के पाठ में लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश के पाठ का नाम है ममता, लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद। रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित है? तो रोहतास दुर्ग जो है बिहार राज्य के भोजपुर के क्षेत्र में स्थित, बिहार में बिहार का नाम सुना होगा, वहाँ भोजपुर है, वहाँ पर ये रोहतास दुर्ग है। ममता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो ममता जो थी रोहतास दुर्ग के मंत्री थे, चूड़ामणि उनकी अकेली पुत्री थी। सबसे पहले आया है इसमें। दूसरा, ममता का परिचय यह है कि रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की अकेली पुत्र थी, लेकिन वो विधवा थी, विधवा हो गई थी। गद्यांश हिंदू विधा की स्थिति। हिंदू विधवा संसार का सबसे तुच्छ निराश प्राणी है और उसको सबसे हेय दृष्टि से देखा जाता है। ये बड़ी विडम्बना है। ऐसे 4-5 प्रश्नों को उत्तर आपको अपने लिखने हैं। ये पाठ मैंने आपको पढ़ के बताया, ये पैराग्राफ दिया है, इसके 4 उत्तर प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। गद्यांश से पैराग्राफ आता है, उसके प्रश्न में 4 प्रश्न होते हैं, 3 प्रश्न होते हैं। उन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने होते हैं। ये इसका क्रम है।